नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 की ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का मैं जितेंद्र सिंह स्वागत करता हूं। अब तक हम यूनिट 1 के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम आपका चालू करने वाले हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इसका नाम है परागण, निषेचन, भ्रूणपोष और भ्रूण का परिवर्धन। इसके अंदर हमें यही टॉपिक कंप्लीट तरीके से पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो क्या है, परागण। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए परागण को चालू करते हैं। देखें बेटा, परागण क्या होता है, पॉलिनेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। पॉलिनेशन या परागण क्या होता है, क्या इसकी परिभाषा है, तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना रखा है, डायग्राम बना रखा है। इससे पहले आप इसको समझें, फिर इसकी हम क्या बनाएंगे, परिभाषा बनाएंगे। देखो, मैंने यहाँ पे एक चित्र बनाया है पुंकेसर का, जिसमें परागकोश से ये परागकण बन करके तैयार हो गए। और दूसरा चित्र बनाया है मैंने स्त्रीकेसर का, जो पुष्प का मादा जननांग होता है, जिसके अंडाशय के अंदर क्या बनता है, बीजांड बनता है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो परागकोश से जो परागकण बने हैं वो एक तीर का निशान लगाया हुआ है, कहाँ तक जा रहे हैं, वर्तिकाग्र तक। तो परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकण पहुंच रहे हैं, स्थानांतरण हो रहा है इनका। तो जो स्थानांतरण हो रहा है उसी स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। परिभाषा देखो बेटा कैसे बनेगी। परिभाषा के लिए हम इसको कह सकते हैं कि पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का स्त्रीकेसर की वर्तिकाग्र तक पहुंचना या स्त्रीकेसर की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। देखें इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं, क्या परिभाषा होगी इसकी। नॉर्मल सी परिभाषा बनेगी, जो मैंने बोला है वही लिखेंगे। पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का स्त्रीकेसर की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। नॉर्मल सी छोटी सी इसकी परिभाषा है, आराम से याद हो जाएगी। इसे आप कॉपी में नोट करें। पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का स्त्रीकेसर की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। दो शब्दों में हम इसको कह सकते हैं। देखो बेटा, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, ये भी इसकी परिभाषा हो सकती है। क्या, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। इसके बाद में ये आपकी समझ में आ गया। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं परागण के प्रकार, कि परागण कितने प्रकार का होता है। क्योंकि देखो बेटा, यहाँ पर जो परागकोश से परागकण बन रहे हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो परागकण होते हैं अचल होते हैं, अपने आप कहीं नहीं जा सकते। तो इनको यहाँ से इस वर्तिकाग्र तक ले जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी या किसी वाहक की आवश्यकता होगी, जिसे हम एजेंट कहते हैं, वाहक कहते हैं, माध्यम कहते हैं। तो वो माध्यम क्या हो सकता है, पानी हो सकता है, वायु हो सकती है, कोई कीट हो सकता है जैसे मधुमक्खी है, कोई जंतु हो सकता है जैसे चमगादड़, घोंघा, गिलहरी, ऐसे बहुत सारे जंतु हैं जो परागण में हेल्प करते हैं। तो उसको हम धीरे धीरे आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी हम आपका चालू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इसका परागण के प्रकार। देखें बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, परागण के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। नॉर्मली जो परागण होता है वो दो तरह का होता है। कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हैं, परागण के 2 प्रकार हो गए। एक तो होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, 2 प्रकार होते हैं परागण के, स्वपरागण और परपरागण। अब स्वपरागण और परपरागण को आपको एक एक करके अलग अलग समझना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, स्वपरागण। स्वपरागण को सबसे पहले आपको समझना है, इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, परपरागण। तो सबसे पहला टॉपिक हम आपका चालू करते हैं
क्या, स्वपरागण का। देखें बेटा स्वपरागण क्या होता है, देखो तो अभी हम इसको यहाँ से हटा करके पहले हम विस्तार से क्या पढ़ेंगे, स्वपरागण पढ़ेंगे। पहला प्रकार स्वपरागण, इसे क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण क्या होता है समझेंगे। स्व माने क्या होता है, अपना, स्वयं का। परागण मतलब परागकोश का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक। इसमें परागण भी खुद का होगा और वर्तिकाग्र भी खुद की होगी, तभी तो ये क्या होगा, स्वपरागण होगा। एक छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ बेटा, देखो समझो इसको। इसमें क्या होगा, देखो ये कोई पौधा है, ये इस पौधे की कुछ पत्तियां हैं, इस तरह से, और ये इस पर फूल बना देता हूं मैं, एक फूल बना देता हूं यहाँ पर, ये क्या है, फूल है, और एक फूल बना देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है बेटा। और एक और दूसरा मैं पौधा बनाता हूँ, एक यहाँ पर इसी तरह का एक और पौधा हम बना लेते हैं। ये छोटा सा पौधा बना रहा हूँ बेटा नॉर्मली, इसमें कुछ पत्तियाँ और कुछ फूल हैं, और एक फूल मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ, इस तरह से कोई फूल यहाँ पर मैंने बना दिया, ठीक है बेटा। इस पौधे का नाम है ए और इस पौधे का नाम है बी। तो मैं आपको पहले स्वपरागण और परपरागण दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ, उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, स्वपरागण की। स्वपरागण और परपरागण क्या होता है उसको आप एक डायग्राम की सहायता से समझें यहाँ पे, ठीक है। देखो ये पुष्प है, ये भी पुष्प है, और ये भी पुष्प है, तीनों हैं, ठीक है। तो देखो बेटा पुष्प अगर द्विलिंगी है, कैसा पुष्प है, द्विलिंगी है, तो तीन तरह से काम इसके अंदर हो सकता है। इस पुष्प के परागकण इसी पुष्प पर आ गए, ऐसा हो सकता है, या फिर इस पुष्प के परागकण अपने ही पौधे के किसी दूसरे पौधे पर पहुंच जाएं, दूसरे पुष्प पर पहुंच जाएं। तो एक पौधे के अंदर तो ये दो घटनाएं हो सकती है बस। पहली घटना क्या होगी, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे, देखो ये तीर का निशान इसी पुष्प में आ रहा है, और एक स्थिति हो सकती है कि इस पुष्प के परागकण इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर पहुंच जाएं। तो दो स्थितियां हो सकती हैं। एक तीसरी स्थिति ये होगी कि एक पौधे के पुष्प से किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर परागकण पहुंचे। तो इस तरह की कुछ दो तीन स्थितियां हो सकती हैं जिसके हिसाब से हम परागण को समझते हैं। देखो बेटा जो एक ही पौधे के अंदर हो रहा है ये तो स्वपरागण है दोनों, या तो एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के पुष्पों के बीच में होने वाला परागण स्वपरागण होता है, और दो अलग अलग पौधों के बीच में होने वाला परागण परपरागण होता है। स्वपरागण की पहचान क्या है, फूल भी अपना होगा, पौधा भी अपना होगा, लेकिन परपरागण के अंदर ना तो फूल ही अपना होगा ना पौधा अपना होगा, दोनों ही कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। एक फूल यहाँ पर है, एक फूल यहाँ पर है, दोनों अलग अलग पौधे हैं। तो यहाँ से इसको ले जाने के लिए मान लो बीच में कौन आ गई, मधुमक्खी आ गई। बी माने क्या होता है, मधुमक्खी होती है। तो मधुमक्खी इस फूल पर बैठी, उसने परागकणों को अपने ऊपर बैठा लिया, चिपका लिया, पैरों से चिपका लिया, उड़ करके दोबारा चली गई, इस फूल पर बैठ गई मान लो। तो जैसे इस पर बैठेगी इसके ऊपर क्या आ जाएंगे, परागकण आ जाएंगे इसके। तो इस तरह से एक दूसरे पौधे पर परागकणों का स्थानांतरण होता है। तो चित्र की सहायता से स्वपरागण और परपरागण आसानी से आपकी समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अच्छी तरह से किसकी, स्वपरागण की। ठीक है बेटा, यहाँ से समझ में आया स्वपरागण क्या होता है। जब पुष्प के परागकण या तो उसी पुष्प पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प पर अगर जाएं तो उसको क्या कहेंगे हम, स्वपरागण। मैं लिख देता हूँ, ये तो स्वपरागण है और ये क्या है, परपरागण। ये डायग्राम आप बना लें, आपकी समझ में अच्छा आ जाएगा इससे। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, स्वपरागण के प्रकारों की, और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। देखो स्वपरागण के अंदर मैंने आपको अभी बताया है कि जो परागकण है वो कहां तक पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र तक, ठीक है। अब ये जो वर्तिकाग्र है ये एक ही पुष्प की हो सकती है या
एक ही पौधे के दूसरे पुष्प की हो सकती है। भाई दो ही तो स्थितियां हो सकती हैं, या तो ये परागकण अपने ही फूल की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, या फिर ये परागकण किसी दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे। तो इन दोनों स्थितियों में ही जो घटना होगी उसे हम क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। परिभाषा देखें, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है स्वपरागण की। तो परिभाषा नॉर्मल है, देखो, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। बात क्लियर है बेटा? जब एक पुष्प के परागकण या तो उसी पुष्प पर या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। अब जो स्वपरागण है ये भी आपका दो तरह का हो सकता है। देखें बेटा, इसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है आपका स्वयुग्मन। इसको हम कहते हैं ऑटोगैमी, स्वयुग्मन या ऑटोगैमी। इसमें क्या होगा, देखो बेटा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक ही पुष्प में, ठीक है। जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसको हम कहते हैं स्वयुग्मन। बात क्लियर? और दूसरी जो स्थिति बनती है वो बनती है आपकी सजात पुष्पी परागण। इसको हम गिटेनोगैमी कहते हैं, गिटेनोगैमी। इसमें मैं यहाँ लिख देता हूं एक ही पौधे के अलग अलग पुष्पों में, जब परागण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तो नॉर्मली इसी से ये बात बनी है। यहाँ पे देखो, अगर एक ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं तो स्वयुग्मन, एक ही पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं तो सजात पुष्पी परागण। ये जो सजात पुष्पी परागण है, अगर हम इसको आनुवंशिक दृष्टि से देखें तो ये स्वपरागण के अंदर आता है, लेकिन अगर हम इसको पारिस्थितिक रूप से देखें तो ये परपरागण के अंदर भी इसको रखा गया है। कुछ वैज्ञानिक इसको परपरागण के अंदर भी रखते हैं। तो नॉर्मली आप ये बात ध्यान रखें। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, मटर हो सकता है स्वयुग्मन का, क्योंकि इसका जो फूल होता है हमेशा बंद रहता है, छोटा सा फूल होता है। और इसका जो एग्जांपल है वो आपका हो सकता है मक्का हो सकता है ना, ककड़ी हो सकती है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो किसके हैं, सजात पुष्पी और स्वयुग्मन के या स्वपरागण के कुछ एग्जांपल हैं। स्वपरागण आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार देखें, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं, स्वपरागण। दो तरह का होता है, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण, ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब है जब सेम फ्लावर हो, एक ही पुष्प हो, और दूसरा जो है एक ही पौधे के दूसरे पुष्प पर हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्वपरागण के अनुकूलनों के बारे में कि स्वपरागण होने के लिए पौधे के अंदर या पुष्प के अंदर कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए। देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्वपरागण के अनुकूलन। देखो स्वपरागण के अनुकूलन क्या होते हैं, कौन कौन सी जरूरी आवश्यकताएं हैं जो स्वपरागण के लिए होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है बेटा उभयलिंगता। उभयलिंगता, बाइसेक्सुअलिटी। तो उभयलिंगता क्या होती है, नॉर्मली आप जानते हो, आपने 11वीं क्लास में दो शब्द आपने पढ़े होंगे, एक तो उभयलिंगी और एक द्विलिंगी। दोनों का ही मतलब एक होता है। तो जब या तो पौधा उभयलिंगी हो
उभयलिंगी क्या हो, पादप हो या द्विलिंगी पुष्प हो। तो ये दोनों स्थितियां जब होती हैं तो उस स्थिति को हम कहते हैं उभयलिंगता। या तो पादप उभयलिंगी हो, इसका मतलब क्या है, एक ही पौधे पर मेल और फीमेल दोनों पुष्प हो, एक पुष्प में नर जननांग और दूसरे पुष्प में मादा जननांग, दोनों तरह के पुष्प एक ही पौधे पर हों तो वो क्या कहलाएगा, उभयलिंगी पादप कहलाएगा। और अगर एक ही पुष्प के अंदर दोनों ही जननांग उपस्थित है, नर भी है और मादा भी है, जैसे गुड़हल के अंदर होता है, सरसों में होता है, तो वो क्या कहलाएगा, द्विलिंगी पुष्प कहलाएगा। द्विलिंगी शब्द का प्रयोग हम पुष्प के लिए करते हैं और उभयलिंगी शब्द का प्रयोग हम पादप के लिए करते हैं। ठीक है बेटा, बाकी देखो बच्चों, दूसरा जो अनुकूलन है वो है इसका समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का क्या मतलब है, नॉर्मल समान समय पर परिपक्व होना। कौन समान समय पर परिपक्व होगा, एक साथ कौन परिपक्व होगा, स्त्री केशर और पुंकेसर। जब स्त्री केशर और पुंकेसर दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं या नर भाग और मादा भाग दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या, समकाल पक्वता। ठीक है, क्लियर है। इसका एग्जांपल आपका हो सकता है मिराबिलस, मिराबिलिस, इसको हम कहते हैं आपका क्या, गुलाबास। और एक होता है आपका कैथारेंथस, कैथारेंथस, ये होता है आपका सदाबहार। तो इनके अंदर क्या होता है, नॉर्मली इस तरह से समकाल पक्वता इनके अंदर पाई जाती है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। तीसरा जो अनुकूलन है वो है इसका बेटा अनुन्मीलता। अनुन्मीलता, इसको हम कहते हैं क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी क्या होती है आप समझें। अनुन्मीलता का मतलब है अनउन्मील्य, उन्मील्य मतलब खुला हुआ, अन मतलब नहीं, जो खुला हुआ नहीं होता, खुला हुआ नहीं है तो कैसा होगा, बंद होगा। ऐसे पुष्प जो हमेशा बंद रहते हैं, हमेशा बंद रहने वाले पुष्प, हमेशा जो पुष्प बंद रहते हैं कभी नहीं खुलते, वो क्या कहलाते हैं, अनुन्मील्य पुष्प कहलाते हैं। और उनका ये जो गुण है वो क्या कहलाता है, अनुन्मील्यता, हमेशा बंद रहने का गुण। एग्जाम्पल जैसे वायुला, कनकौआ, ये एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में और भी बहुत सारे हमें टॉपिक कंप्लीट करने हैं इसके अंदर। तो ये तो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है स्वपरागण। स्वपरागण के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा, स्वपरागण की परिभाषा देखी, फिर उसके प्रकार देखे, दो होते हैं कौन कौन से, स्वयुग्मन और सजातपुष्पी परागण। फिर इसके क्या देख रहे हैं, अनुकूलन, तीन चीजें देखी हैं। सेम तीन चीजें हम परपरागण के अंदर देखेंगे। तो नेक्स्ट आपका चालू करते हैं हम परपरागण। आई होप कि स्वपरागण आपका कंप्लीट हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उसको YouTube के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उसको सेंड कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो टॉपिक है वो है बेटा परपरागण। परपरागण, पर का मतलब क्या होता है, पराया, दूसरा। तो परागण किस पर होगा, दूसरे पौधे पर होगा। तो इसकी परिभाषा नॉर्मली अभी आपने समझा था तो डायरेक्ट परिभाषा लिखते हैं। जब एक पुष्प के परागकण किसी अपनी ही जाति के, अपनी ही जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। नॉर्मल बात।
जब एक पुष्प के परागकण अपनी ही जाति के किसी दूसरे पुष्प पर या पौधे की पुष्प पर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, परपरागण। इसमें ये होना जरूरी है बेटा, अपनी ही जाति का पौधा होना जरूरी है। अगर आम का पेड़ है तो आम के दूसरे पेड़ पर ही अंकुरित हो सकता है, आम के पेड़ का परागकण किसी दूसरे जैसे सरसों वगैरह के फूल पर अंकुरित नहीं हो सकता। तो अपनी ही प्रजाति का फूल होना बहुत जरूरी है, पौधा होना बहुत जरूरी है। परपरागण का एक और नाम होता है बेटा जीनोगेमी। ये भी आप नॉर्मली याद रखें, जीनोगेमी इसका नाम होता है, कुछ वैज्ञानिकों ने नाम दिया था। इसके बाद में हमने उसकी परिभाषा पढ़ी, तो उसके बाद में उसके क्या देखे, प्रकार। इसके प्रकार हम देखेंगे लास्ट में। प्रकार जो है विधियों पे डिपेंड है इसकी पे। तो इसके बाद हम इसके डायरेक्ट क्या देखते हैं, अनुकूलन देखते हैं। देखो बेटा अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन। अनुकूलन में मैं आपके लिए बता देता हूँ कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, उसी के विपरीत हैं। उसके अंदर आपने उभयलिंगता पढ़ा था, यहाँ आप एक लिंगता पढ़ोगे, ठीक है। उसके अंदर आपने समकालपक्वता पढ़ा था, यहाँ आप भिन्न कालपक्वता पढ़ोगे। उसके अंदर आपने क्या पढ़ा, अनुन्मीलिता, यहाँ आप उन्मीलिता पढ़ोगे। तो तीन तो उसके रिवर्स कर लिए हमने। अब अगले और हैं कुछ, वो भी हमें पढ़ने हैं, जैसे स्वयंबंधिता। स्वयंबंधिता एक होता है विषम वर्तिकात्व, विषम वर्तिकात्व। एक होता है हरकोगेमी, हरकोगेमी। तो ये 6 अनुकूलन हमें इसके पढ़ने हैं, किसके, परपरागण के। देखो 6 अनुकूलन कौन कौन से हैं और किस तरह से आपको पढ़ने हैं, यही पढ़ने हैं हमें, ठीक है। नाम आप याद रखना, मैं अभी इनके बारे में एक करके आपको बताता चलता हूँ क्या होता है। देखो वीडियो को आप पूरा देखें, इसे बीच में स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हो तो कुछ चीज़ें आपकी छूट जाती हैं और वो आपको बाद में अगले लेक्चर्स में परेशान करेगी। तो सबसे पहला जो अनुकूलन है वो क्या है हमारा, इसका एक लिंगता। इसको कहते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी क्या होती है, एक लिंगता मतलब केवल एक ही लिंग पाया जाएगा, या तो नर होगा या मादा होगा। अब फूल पर केवल एक ही होगा, या तो नर या मादा, या तो नर पुष्प होगा या मादा पुष्प होगा। तो ये जो स्थिति होती है क्या कहलाती है, एक लिंगता कहलाती है। एक लिंगी पौधे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे पपीता है, अंगूर है, ये बहुत सारे पौधे हैं जो क्या है, एक लिंगी पौधे हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर का जो एग्जाम्पल था, अनुकूलन था, वो क्या था आपका, भिन्न काल पक्वता। ये आपको ध्यान से समझना है, भिन्न काल पक्वता। ये तो नॉर्मल है, आप बना सकते हो इसको तो, लेकिन भिन्न काल पक्वता आपको समझना है। इसको कहते हैं बेटा डाइकोगेमी। डाइकोगेमी क्या होता है सब, ये जो होता है भिन्न मतलब अलग अलग समय पर परिपक्व होंगे, कोई सा पहले हो जाएगा, कोई सा उसके बाद होगा। तो अलग अलग समय के हिसाब से ये 2 तरह का होता है। कौन कौन सा 2 तरह का होता है, नंबर 1 है बेटा पुंग पूर्वता। इसको कहते हैं आपका प्रोटेंड्री। पुंग पूर्वता, पुंग मतलब पुंकेसर, पुंकेसर पूर्वता, पुंकेसर की पूर्वता पाई जाती है। पुंकेसर पहले परिपक्व होगा, किससे, स्त्री केसर से। जब पुंकेसर पहले परिपक्व हो तो पुंग पूर्वता, ऐसे स्त्री केसर का हो जाएगा, उसे हम कहते हैं स्त्री पूर्वता। और इसका नाम दिया गया है प्रोटोजीनी। तो स्त्री पूर्वता का मतलब क्या हो गया, स्त्री केसर की पूर्वता पाई जाती है जब स्त्री केसर पुंकेसर से पहले परिपक्व हो जाए तो स्त्री पूर्वता। नॉर्मल एग्जांपल पुंग पूर्वता के एग्जांपल हैं आपके गुड़हल, कपास, सूरजमुखी और अरंडी या अरणी भी इसका एग्जांपल हो सकता है। स्त्री पूर्वता के एग्जांपल आप देखो, स्त्री पूर्वता के अंदर आपके देखो ब्रेसिकेसी कुल। कौन सा कुल, ब्रेसिकेसी। ये सरसों कुल कहलाता है, सरसों के पौधे इसके अंदर आते हैं, सरसों की प्रजाति के सरसों कुल कह सकते हैं इसको, सरसों कुल, इस कुल के पौधे। और एक दूसरा कुल है बेटा रोजेसी कुल। तो इसकी कुछ पौधे हैं जैसे चंपा, बरगद आदि के अंदर क्या पाई जाती है, स्त्री पूर्वता पाई जाती है। तो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भिन्न काल पक्वता,
क्या होती है, इसकी पूर्वता के एग्जाम्पल लिखिए, उदाहरण लिखिए। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है, आप इनकी परिभाषा और एग्जाम्पल आप इनके याद रखें। इसके बाद में अगला जो अनुकूलन था वो क्या है वो समझिए। अगला अनुकूलन कौन सा था? उन्मीलता। वो मैं आपको नॉर्मली यहीं पे बता देता हूँ। उन्मीलता, उन्मील्य का मतलब होता है बेटा हमेशा खुले रहने वाले, खुले पुष्प। जब पुष्प खुले हुए हों तो क्या कहलाते हैं? उन्मील्य पुष्प। और उनका जो गुण है वो क्या कहलाता है? उन्मीलता। क्लियर है? खुले होंगे तो उनके परागकण बाहर जा सकते हैं आराम से, कोई कीट उनको ले जा सकता है, कोई माध्यम ले जा सकता है। तो इस तरह से उन्मीलता होना भी पर परागण के लिए जरूरी होती है। इसके बाद अगले जो अनुकूलन है वो आपको समझने हैं, वो थोड़े डिफरेंस हैं, लेकिन उनमें भी कुछ नहीं है, इजी है, आराम से समझ में आ जाएंगे। बस आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, रेगुलरिटी अपनी बनाए रखिए। देखें अगला जो था वो क्या लिखा था हमने? स्वयंबंध्यता। इसको बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। अपनी ही बंध्यता होना, मतलब स्वयं का बंध्य होना, स्वयं जनन करने में असफल होगा या असक्षम होगा, तो उसको हम कहते हैं स्वयंबंध्यता। मतलब समझिए, ये कोई एक फूल है, इस फूल के परागकण यहां से निकलकर अगर इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आना चाहें और पुष्प पर परागण वाला है, तो ये पुष्प या इस पुष्प की वर्तिकाग्र के अंदर कुछ ऐसी क्षमता होती है कि वो अपनी ही प्रजाति के परागकण को अपने ऊपर अंकुरित नहीं होने देती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसमें क्या होगा, जब किसी पुष्प में ऐसी क्षमता पाई जाए जिससे वो स्वयं के परागकणों को अंकुरित होने से रोक दे या उनको निष्क्रिय कर दे, तो ऐसी जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? आपकी स्वयंबंध्यता कहलाती है। ठीक है, स्वयंबंध्यता का मतलब आपकी समझ में आया नहीं आया? स्वयंबंध्यता क्या होती है? जब किसी पुष्प में परागकणों को, अपने ही पुष्प के परागकणों को अंकुरित होने से रोकने की क्षमता होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वयंबंध्यता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है आपका विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व, विषम का मतलब क्या होता है? अलग अलग। इसको हम कहते हैं हेट्रो स्टाइली। स्टाइल माने क्या होता है? वर्तिका होती है, तो स्टाइली, हेट्रो अलग अलग वर्तिका वाला। देखो कैसे होगा। एक कुल होता है बेटा प्रिमुलेशी। कौन सा कुल होता है? प्रिमुलेशी। प्रिमुलेशी कुल के अंदर एक पौधा होता है जिसका नाम है प्रिमुला। ठीक है, तो एक प्रिमुला जो होता है इसके अंदर दो टाइप के फूल होते हैं। नीचे लिख देता हूं मैं यहाँ। दो टाइप के फूल बनते हैं, जिनमें कैसे हो सकते हैं? देखो बेटा, छोटा पुंकेसर, बड़ी वर्तिका या लंबी वर्तिका। लंबी वर्तिका या वर्तिका, ऐसी स्थिति हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है? छोटी वर्तिका और लंबा पुंकेसर। तो ये दोनों ही स्थितियां अगर होती हैं तो दोनों ही स्थितियों में क्या क्या स्वयंपरागण तो हो नहीं सकता, तो कौन सा होगा? परपरागण होगा, क्योंकि दोनों ही कैसी हैं? अलग अलग। और वैज्ञानिक ये पहले बहुत बार कह चुके हैं कि जब दोनों की लंबाई वगैरह सब कुछ समान होता है, समानता होती है दोनों में, तभी इनके अंदर स्वयंपरागण होता है, अन्यथा इसमें स्वयंपरागण नहीं होगा। तो कौन सा होगा? परपरागण होगा। बात क्लियर? इसके बाद जो लास्ट टॉपिक था आपका, आज का लास्ट टॉपिक क्या है? हर्कोगेमी। एक लास्ट अनुकूलन बचा है इसका, हर्कोगेमी। इसको हम अवरुद्ध परागणता कहते हैं। अवरुद्ध परागणता क्या होती है समझिए। अवरुद्ध मतलब रुका हुआ, परागणता मतलब परागण। इसमें क्या होता है? वर्तिकाग्र, और ये क्या है? वर्तिकाग्र है, और ये क्या है? परागकोश है। तो वर्तिकाग्र और परागकोश के बीच में कोई संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है। संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है, जिसकी वजह से परागकोश से निकलने वाले परागकण वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते और इनके अंदर परागण नहीं हो पाता। तो ये स्थिति जो है ये कहलाती है आपकी हर्कोगेमी।
दोबारा समझें, इसमें क्या होता है, वर्तिकाग्र और पराकोष के मध्य कोई संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है जिसके कारण पराकोष से निकलने वाले परागकण वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं और इसके अंदर स्व परागण संभव नहीं हो पाता है। तो सीधी सी बात है, किसी दूसरे फूल से परागकण आएंगे वो वर्तिकाग्र के ऊपर आ सकते हैं, लेकिन अपने ही फूल का परागकण इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये पर परागण में हेल्प करते हैं। इसके बाद में हम अगले लेक्चर के अंदर आपकी परागण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे परागण के प्रकार हो सकते हैं, जैसे जल परागण, वायु परागण, कीट परागण, ऐसे कुछ परागण के बारे में अपने को पढ़ना है। तब तक के लिए अब तक हमने जो चीज़ पढ़ी है एक बार उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फास्ट रिवाइज। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमने परागण की डेफिनेशन देखी, परागण क्या होता है। उसके बाद में परागण के प्रकार देखे, दो तरह का होता है, स्व परागण और पर परागण। फिर इसके बाद हम आ गया है स्व परागण को हमने देखा, स्व परागण में उसकी परिभाषा देखी छोटी सी। सेल्फ होता है ये, इसके अंदर दो प्रकार होते हैं, स्वयंगन और सजात पुष्पी परागण। फिर इसके हमने कुछ अनुकूलन हमने देखे, अनुकूलनों में उभयलिंगता, समकाल पक्वता और लास्ट में क्या देखा था, अनियमितता। इस तरह से हमने स्व परागण कंप्लीट किया। फिर आ गए हम पर परागण पर। पर परागण के अंदर अपन ने क्या देखा, सबसे पहले उसकी परिभाषा नोट की। परिभाषा के बाद में पहले हमने उसके क्या पढ़ लिए, अनुकूलन पढ़ लिए। अनुकूलनों में जो कुछ अनुकूलन तो हमने कंपेयर करके पढ़े थे और कुछ अनुकूलन हम पढ़ने वाले हैं अलग। तो 3 अनुकूलन हमने अलग पढ़े थे, जैसे स्वयंबंधिता, हकोगेमी, विषम वर्तिकात्व। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगले लेक्चर तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। इसके नोट्स आप स्वयं बनाने की कोशिश करें, जहाँ पे आपको समझाया जाता है। ये बहुत अच्छा तरीका है समझने का, क्योंकि कम शब्दों में आप यहाँ पर अपनी बात कह रहे हैं। देखो मैंने केवल 3 शब्दों में पूरी हर्कोगेमी की परिभाषा यहाँ पे बोल दी है। क्या बोला है कि पराकोष और वर्तिकाग्र के बीच में कोई संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है जिससे इससे निकलने वाले परागकण इस तक नहीं पहुंच पाते। तो कम शब्दों में जब हम अपनी बात कहते हैं तो कम शब्दों में उसको याद भी रख सकते हैं, और जब आंसर राइटिंग की बात आएगी, लिखने की बात आएगी, तब हम उसको आराम से लिख सकते हैं। तो आप इनको इसी तरह से याद रखने की कोशिश करें और खुद स्वयं की भाषा में अपनी नोट्स बनाने का प्रयास करें, ठीक है बच्चों। अगले लेक्चर तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी पढ़ाई चालू रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।